नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। आपकी परीक्षा बेहद करीब है, इसलिए परीक्षा को देखते हुए हमने हिंदी भाषा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं और आपको कैसे उनको हल करना है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न 5 से 10 नंबर का आता है और इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्पों के द्वारा करनी होती है। जैसे देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता की अभिवृद्धि के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम बांग्ला विद्वानों ने रखा था। बंगाल के महानुभावों ने यह प्रस्ताव इसलिए नहीं किया कि उस समय बांग्ला भाषा उन्नत नहीं थी। उस समय भी बांग्ला साहित्य इतना डैश हो चुका था। पहले विकल्प में शब्द दिए हुए हैं विपन्न, विशद, समृद्ध और समृद्ध। आपको उचित विकल्प के साथ इसकी पूर्ति करनी है। जैसे देखिए, विपन्न यहाँ पर नहीं हो सकता है। विपन्न अर्थात जिसके पास साधन ना हो। विशद अर्थात बहुत व्यापक, ये भी नहीं होगा। समृद्ध इसका सही उत्तर होगा, समृद्ध। बांग्ला साहित्य इतना समृद्ध हो चुका था कि उसके मंदिर का अन्य भाषाओं के मंदिरों के मध्य, उसके मंदिर का। तो दूसरा प्रश्न है कंगूरा, कंचन, कुलिश, कलश। तो यहाँ पर उसके मंदिर का कलश, ये सही उत्तर होगा। उसके मंदिर का कलश अन्य भाषाओं के मंदिरों के मध्य निजी रिक्त स्थान लिए हुए चमक रहा था। निजी, वैशिष्ट, वैविध्य, वैचित्र और विशेष्य। इनमें से क्या आएगा? वैशिष्ट अर्थात विशिष्टता को लिए हुए, विशेषता के साथ। वैविध्य होता है भिन्न प्रकार का, वैचित्र होता है विचित्र प्रकार का, अजूबे के अर्थ में इसको लिया जा सकता है, और विशेष्य किसी चीज की जो विशेषता बताता है। तो ये तीनों के अतिरिक्त यहाँ पर वैशिष्ट शब्द उचित होगा कि उसके मंदिर का कलश अन्य भाषाओं के मंदिरों के मध्य निजी वैशिष्ट लिए हुए चमक रहा था। आगे देखिए, बंगीय डैश ने हिंदी भाषा को, अब बंगीय मुनीश्वरों, महिषियों, मनीषियों और मनीषाओं। तो बंगीय मनीषियों ने, साहित्य की जो रचना करता है, जो साहित्य का मूर्धन्य विद्वान होता है, उसको मनीषी कहते हैं। तो बंगीय मनीषियों ने हिंदी भाषा को इतना महत्व, इसकी रिक्त स्थान साहित्यिक, इसकी साहित्यिक, हिंदी क्योंकि साहित्य है, साहित्यिक भाषा है, इसलिए यहाँ पर उचित विकल्प होगा हिंदी भाषा को इतना महत्व इसकी साहित्यिक विशेषताओं के कारण नहीं दिया था। अपने रिक्त स्थान व्यक्तित्व, स्वामित्व, स्वत्व। स्वत्व अर्थात अपने, तो अपने के अर्थ में यहाँ पर आएगा अपने स्वत्व को दबाकर। स्वत्व अर्थात अपने अहंकार को दबाकर अपनी भाषिक साहित्यिक श्रेष्ठता को विस्मृत, भाषिक साहित्यिक श्रेष्ठता को डैश करके, तो क्या करके? विज्ञापित यहाँ नहीं आएगा, विश्रुत सुना हुआ नहीं आएगा, विस्मित अचंभित अर्थ में होता है, ये भी नहीं आएगा, विस्मित अर्थात भुला करके। तो अपनी भाषिक साहित्यिक श्रेष्ठता को विस्मृत करके उन्होंने हिंदी का इसलिए विवर्ण, वारण, वरुण, वरण, तो यहाँ पे होगा चुनने के अर्थ में, हिंदी को चुना था, तो उस अर्थ में यहाँ पे वरण करना आएगा, हिंदी का वरण किया। क्योंकि देश में इस भाषा के डैश की संख्या अधिक होने के कारण, तो देश में इस भाषा के शुभचिंतक, अर्थ यहाँ पे नहीं प्रासंगिक है, प्रशंसक ये भी प्रासंगिक नहीं है, प्रयोक्ता यहाँ पे प्रासंगिक अर्थ है, प्रयोग करने वाले, हिंदी भाषा के प्रयोग करने वालों के लिए, क्योंकि देश में इस भाषा के प्रयोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण इसे क्या बनाया गया? राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अब देखिए, क्योंकि देश में इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, संविधान की यहाँ पे बात नहीं की गई है। जब भी संविधान की बात की जाती है तब हिंदी को राजभाषा कहा जाता है, और जब
देश के लोगों की संस्कृति से, सभ्यता से जुड़ी हुई जब जिस भाषा में बात की जाती है तो वो राष्ट्रभाषा होती है। तो इसलिए यहाँ पे राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या आएगा? हिंदी का इसलिए वर्ण किया था क्योंकि देश में इस भाषा के प्रयोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण इसे राष्ट्रभाषा बनाने का कार्य उनकी दृष्टि में अपेक्षाकृत अल्प श्रम साध्य था। कितने महान थे वे लोग जिनके हृदय में राष्ट्रीयता के इतने श्रेष्ठ भाव थे और जो राष्ट्र पुरुष के महाव्यक्तित्व की स्थापना करने के लिए अपने अहम भाव को दबा लेते थे। हम सभी उनके ऋणी हैं। तो इस प्रकार के जब गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति आती है तो आपको पहले ये समझना होता है कि किस विषय में बात की जा रही है। यहाँ पर हिंदी और बांग्ला साहित्य के विषय में बातचीत की जा रही है तो उसी से संबद्ध अर्थों को, उसी से संबद्ध विकल्पों को हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 है, जिसका विभाजन न किया जा सके वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसका विभाजन न किया जाए अर्थात जिसके टुकड़े न किए जा सके तो अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त, अखंड। खंडित, किसी भी शब्द के आगे जब अ लग जाता है तो उसका अर्थ नहीं हो जाता है। तो अखंडित, जिसका खंड नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। अविभाज्य, अविभक्त, जिसको विभक्त नहीं किया जा सके, ये भी यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका बंटवारा न किया जा सके। उचित से कम मूल्य लगाना वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। उचित से कम मूल्य लगाने को कहते हैं अवमूल्यन और उचित से अधिक मूल्य लगाने को कहते हैं अधिमूल्यन। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है उचित से कम मूल्य लगाना, अवमूल्यन। अव उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लग करके कम शब्द का अर्थ देता है। मूल्यांकन करना, जांच परख करना, ये भी गलत उत्तर है। ठीक है, और मूल्यांकन तो शब्द ही गलत है क्योंकि मूल्यांकन बड़े ऊ की मात्रा आती है। और निर्मूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, इसलिए उचित से कम मूल्य लगाना सही अर्थ है अवमूल्यन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, जहां पहुंचना कठिन हो। जहां पहुंचना कठिन हो तो इसके लिए कहते हैं दुर्गम। दुगम, दु किसी शब्द के आगे लग जाता है। दुर्गम, कठिनाई से पहुंचने वाला। अगम, जहां पर जाया नहीं जा सकता। सुगम, जहां पर सरलता से जाया जा सकता है। और अगेय, जो गाने योग्य ना हो। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्गम, जहां पर पहुंचना कठिन हो, दुर्गमनीय। आगे देखते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला। जिज्ञासु, जानने की इच्छा करने वाला, किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला। योगी, आप सभी को पता है, जो योग विद्या में पारंगत होता है। आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला। इन तीनों का ही अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। प्रश्न 15 है, 3 माह में एक बार होने वाले के लिए शब्द है तिगुना। किसी चीज का 3 गुना, तो ये अर्थ गलत है। त्रैमासिक, त्रय का अर्थ होता है 3 और मासिक का अर्थ होता है महीना। द्विमासिक, 2 महीने में होने वाला। वार्षिक, 1 वर्ष में होने वाला। तो इसका सही उत्तर है त्रैमासिक अर्थात 3 महीने में होने वाला। सामान्य शब्द का विलोम है स्थूल, मोटे को कहते हैं, ये नहीं है। त्यक्त अर्थात किसी चीज को छोड़ देना, ये भी गलत है। गौण, जो मुख्य नहीं है। तो सामान्य शब्द का विलोम है विशिष्ट। सामान्य, विशिष्ट। यह कथन सामान्य है, यह कथन विशिष्ट है। आगे देखिए। ऋजु शब्द का विलोम है। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, सीधा सीधा चलने वाला। तो प्रवर इसका अर्थ नहीं है, विलोम इसका अर्थ नहीं है। वक्र का अर्थ होता है इसमें टेढ़ा मेढ़ा। तो वक्र इसका सही विलोम है क्योंकि निर्गत का अर्थ होता है निकलता हुआ और आवृत का अर्थ होता है आता हुआ। प्रश्न 18 देखिए। नैसर्गिक शब्द का विलोम है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक और भिन्न शब्द यहाँ पर गलत है। भिन्न जो अलग है, तरल जो द्रव्य है,
संपन्न, जो संपन्न है ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। तो नैसर्गिक शब्द का विलोम है कृत्रिम। प्रश्न 19 देखिए, चमक का पर्यायवाची शब्द है। चमक गात कहते हैं शरीर को, दिवस दिन को, वंचित कोई चीज छोड़ी हुई हो उसे कहते हैं, इसलिए इसका पर्यायवाची शब्द होता है दीप्त, दीप्त करना, प्रदीप्त। प्रश्न 20 है, प्रवेश शब्द का विलोम है। प्रवेश करना सार्थक अर्थ के साथ, ये नहीं होगा। निकास निकलना, प्रौढ़ प्रौढ़ावस्था, दुर्बल दुबला। तो प्रवेश शब्द का विलोम है निकास करना। प्रचंड का पर्यायवाची शब्द है। प्रचंड शब्द भयानक के अर्थ में होता है प्रयुक्त, इसलिए वक्र का अर्थ होता है वक्री, टेढ़ा मेढ़ा, ये नहीं होगा। उग्र ये भयानक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। खड्ग का अर्थ होता है तलवार, ये भी गलत है। और निष्कर्ष का अर्थ होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, किसी चीज का परिणाम निकालना, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो प्रचंड का पर्यायवाची शब्द है उग्र। प्रश्न 22 देखिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है भार्या, किसलय, सुता, लिप्सा। भार्या का अर्थ पत्नी होता है, यह नहीं होगा। किसलय का अर्थ पौधे में जो नई कली आती है उसको कहते हैं, यह भी नहीं होगा। सुत शब्द का अर्थ पुत्र होता है और इसमें स्त्रीलिंग में सुता बनता है, इसलिए पुत्री का पर्यायवाची शब्द होगा सुता। लिप्सा का अर्थ लालच करना होता है, इसलिए पुत्री का पर्यायवाची शब्द है सुता। आगे बढ़ते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। यह एक लोकोक्ति है, इसका तात्पर्य होता है ज्ञान कम दिखावा ज्यादा। जिसके पास कम ज्ञान होता है लेकिन वो दिखावा ज्यादा करता है, ढोंग ज्यादा करता है, तो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये अधजल गगरी छलकत जाए। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर नाम से ही यह समझ में आ रहा है, सामंजस्यपूर्ण इसका अर्थ नहीं है, छोटा बड़ा होना भी नहीं है, रंग बिरंगा होना भी नहीं है। इसका अर्थ है बेमेल और बेढंगा, बिल्कुल कहीं से भी उसका मेल नहीं होता है और किसी भी तरीके से ढंग का नहीं होता है, उसे कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर, बिल्कुल भिन्न होना। थोथा चना बाजे घना का अर्थ है, तो इसका अर्थ भी है खाली चना अधिक आवाज करता है, यह नहीं होगा। थोथा चना कभी नहीं बजता, ये भी गलत है। चना भाड़ में आवाज करता है, ये भी गलत है। ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक बखान करता है। जिसको बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता है लेकिन फिर भी वह अपने गुणगान करता रहता है, जैसे अपने मियाँ मिट्ठू बनना, इसको भी आप इसकी जगह पे प्रयुक्त कर सकते हैं। तो थोथा चना बाजे घना, जिसको कुछ भी नहीं आता है लेकिन फिर भी अपनी विशेषताओं का वर्णन करता रहता है। आगे देखिए, तख्ता उलटना मुहावरे का अर्थ है। तख्ता पलटना, तख्ता उलटना कठिन कार्य, ये नहीं है। सबसे भिन्न मत रखना, ये भी नहीं है। दिन काटे ना कटना, ये भी नहीं है। शासन बदल जाना, सरकार बदल जाना, शासन का बदल जाना। विष का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, रम्य शब्द का अर्थ होता है सुंदर, जो रमणीय है। पुंज का अर्थ होता है प्रकाश का पुंज कहा जाता है, यह भी इसका नहीं है। दीप्ति का अर्थ चमक होता है। गरल शब्द विष का पर्यायवाची है। जहाँ पर आपको एक वाक्य दिया होता है और उस वाक्य के किसी एक अंश में त्रुटि होती है, वही आपको देखनी होती है। जैसे देखिए, आतंकवाद अहिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जब आप ध्यान से इस वाक्य को देखते हैं तो आपको ये पूरा वाक्य सही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक छोटी सी त्रुटि होती है। जैसे देखिए, आतंकवाद अहिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है। यहाँ पर आतंकवाद की बात हो रही है और आतंकवाद का मुख्य संबंध हिंसा से होता है और यहाँ पर प्रयोग किया गया है अहिंसा। तो ये कैसे हो सकता है कि आतंकवाद भी है और अहिंसा भी है? तो इसलिए वाक्य का ये वाला अंश गलत है। सही वाक्य होगा, आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के ए भाग, वाक्य के ए पार्ट में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं।
देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं। वे अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए, देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में, ये वाक्य का ये अंश बिल्कुल सही लग रहा है। बैंक असहाय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर एक डी में आपको शब्द दिया है सहायता करने के लिए, तो जो सहायता करेगा वो असहाय कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरा, असहाय, जो असहाय होता है, जिसकी कोई सहायता करने के लिए नहीं होता, तो यहाँ पर असहाय शब्द का प्रयोग ही गलत है। इसकी जगह पे होगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न 30, मुझे इस वर्ष कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका दिया गया है और मैं हर किसी को संशोधित करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि यह आप में से कई लोगों के साथ मेरी अंतिम बातचीत हो सकती है। अब यहाँ पर बहुत ही छोटी सी एक त्रुटि है। जैसे देखिए, मुझे इस वर्ष कार्यक्रम की मेजबानी करने का, ये वाक्य का अंश पूर्णतः सही है। मौका दिया गया है और मैं हर किसी को संशोधित करने के लिए उत्साहित हूँ। जब कार्यक्रम की मेजबानी का मौका दिया गया है तो वो व्यक्ति हर किसी को संशोधित नहीं कर सकता। संशोधित करना अर्थात बदलना, या फिर कोई भी त्रुटि है उसको सही करना। तो यहाँ पर संशोधित शब्द का प्रयोग गलत किया गया है। संशोधित की जगह यहाँ पे प्रयोग होगा संबोधित, संबोधन करना। मुझे इस वर्ष कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका दिया गया है और मैं हर किसी को संबोधित करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि यह आप में से कई लोगों के साथ मेरी अंतिम बातचीत हो सकती है। आगे देखिए, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा, यदा अर्थात जब और कदा अर्थात कब। तो जब तब गलत है, कब तब भी गलत है। इसका सही उत्तर है जब और कब। प्रश्न 32 देखिए, शंकर संकर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो शंकर शिव, संकर मिश्रित जाति का, शंकर मिश्रित, शंकर शिव, शंकर सारा, शंकर शिव, और शंकर शिव और शंकर सारा। तो संकर शब्द जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर मिश्रित जातियाँ होती हैं, मिली जुली जातियाँ होती हैं, उसको हम कहते हैं संकर। इसके लिए वर्ण संकर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा ही इसमें श और श का अंतर होता है। सही उत्तर है शंकर अर्थात शिव और संकर अर्थात मिश्रित जाति का। आगे देखिए, प्रश्न 33, किस क्रमांक में क्षति क्षिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। क्षति और क्षिति, मेरी व्यापार में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। क्षति का अर्थ होता है हानि और क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। यहाँ पर ये आकाश का प्रयोग है, ये गलत है। यहाँ पर क्षति हानि और क्षिति पृथ्वी, ये उत्तर इसका सही है। प्रश्न 34 देखिए, निर्माण निर्वाण का सही युग्म है। निर्माण और निर्वाण, म और व का अंतर है, इसी से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। तो निर्माण का अर्थ है रचना करना, बनाना, और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। तो निर्माण रचना करना और निर्वाण मोक्ष। प्रश्न 35 देखिए, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण। जब भी आपको बहुवचन या एक वचन चुनना होता है तो आपको उसका वाक्य बना के देख लेना चाहिए। आज बहुत वर्षा हुई, कल बहुत वर्षा थी। तो यहाँ पर कहीं पर भी वर्षाएं शब्द का हम बोलने की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, वर्षाओं का प्रयोग नहीं करते हैं और वर्षा गण का भी प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं वर्षा। भारी वर्षा हो रही है, कल बहुत वर्षा होगी। तो इस प्रकार से ही हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, इसलिए बहुवचन इसका वर्षा शब्द होगा। प्रश्न 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए, इसका भी वाक्य बना के आप देख सकते हैं। शिशु, भक्ति, पुस्तक,
प्राण। तो शिशु का भी हमेशा बहुवचन में होता है, लेकिन शिशु एक वचन में भी प्रयुक्त होता है। ऐसे ही भक्ति भी एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होता है, पुस्तक भी एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन प्राण शब्द ऐसा होता है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे उसके प्राण निकल गए, रोते रोते उसने प्राण छोड़ दिए, तो यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। वाक्य बना करके देखिए, वाक्य बनाने के बाद अगर क्रिया बहुवचन में होती है तो वह शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आगे देखिए प्रश्न 37, कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? सर्वनाम होता है कौन शब्द, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए या फिर दोनों के लिए। इसका भी आप वाक्य बना करके देखिए। दरवाजे पर कौन आया है, वहाँ कौन है, यहाँ पर हमेशा व्यक्तिवाचक का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, अगर हम निर्जीवों के लिए प्रयोग करते हैं तो हम कौन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। दरवाजे पर कुछ है, जमीन पर कुछ पड़ा है। इन दोनों के अंतर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन शब्द का प्रयोग हमेशा सजीवों के लिए ही होता है, निर्जीवों के लिए कुछ शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न 38 देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद और कोई कहने से यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कुछ निश्चय नहीं है, शायद कुछ है, शायद कोई है, तो यहाँ पर निश्चय नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा तेजस्वी, कड़कती, ओजस्वी, इनमें से कोई नहीं। भाषण, उसने तेजस्वी भाषण दिया, आप नहीं प्रयोग करते हैं। कड़कता हुआ भाषण दिया, ये भी आप प्रयोग नहीं करते। उसने ओजस्वी भाषण दिया, तो भाषण के लिए ओजस्वी शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण ओजस्वी होगा। फिर देखिए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, अति धन अंत, तो अति और अंत, अ नहीं होगा, अति अंत। इसमें अगर हम संस्कृत भाषा में डीप में जाएं थोड़ा सा, तो इसमें यण संधि है, ई के स्थान पर य हो जाता है, तो अत्यंत में उपसर्ग है अति। आगे देखिए, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द है पंकिल, नीरद, नीरज, निर्मल। पंकिल कहते हैं जो कीचड़ वाला होता है, पंक शब्द कीचड़ के लिए प्रयुक्त होता है, नीरज कमल के लिए होता है, नीरद बादल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए निर्मल शब्द यहाँ पर स्वच्छ का पर्यायवाची है। प्रश्न 43 देखिए, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आकाश शब्द का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम आकाश का पर्यायवाची है, गगन आकाश का पर्यायवाची है, नभ आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन रसाल शब्द आम का पर्यायवाची है, इसलिए सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्ष वर्ण किसके योग से बना है? हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त स्वर भी आते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ, ये तीन मुख्य संयुक्त स्वर होते हैं, जिसमें पूछा है क्ष वर्ण किससे मिलकर के बना है, तो क्ष वर्ण क और श से मिलकर के बना है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। स्त्रीलिंग शब्दों का चयन या पुल्लिंग शब्दों का चयन भी वाक्य को बना करके ही किया जा सकता है। जैसे शहर में बहुत बड़ा अपराध हुआ, अपराध हुआ से यह पुल्लिंग हो गया। अध्याय, यह अध्याय परीक्षा में आएगा, तो परीक्षा में यह अध्याय आएगा से यह भी पुल्लिंग हो गया। स्वदेश, मेरा स्वदेश मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है, मेरा स्वदेश, मेरा स्वदेश कहने से यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। स्थापना, इस कॉलेज की स्थापना कब हुई, यह कहने से यह स्त्रीलिंग हो गया। तो निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। स्थापना शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, प्रश्न 46, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो नकारात्मक वाक्य अर्थात निषेधात्मक वाक्य इसमें परिवर्तित करना है, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। अब कैसे बनाना है? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। जब हम ये कहेंगे तो यह
पूर्णतया निषेधात्मक वाक्य हो गया, लेकिन हमें इसका अर्थ नहीं बदलना है। उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर निषेध नहीं हो रहा है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती, यहाँ पर भी इसका निषेध नहीं हो रहा है। तो उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, यहाँ पर अर्थ भी नहीं बदला और निषेधात्मक वाक्य भी बन गया। तो इसलिए इसका उचित उत्तर होगा बी। आगे देखिए, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए डैश जमा खाता खुलवाया है। तो 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया है, 10 वर्ष के लिए कहते हैं अनुवर्ती। इसका सही उत्तर होगा अनुवर्ती जमा खाता खुलवाया है। प्रश्न 48 देखिए, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। जो भी स्मारक इत्यादि हम देखते हैं वह सभी स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। चित्रकला, उसके अंदर जो चित्र बने होते हैं उनको हम चित्रकला कहते हैं, और वहाँ जो मूर्तियाँ होती हैं उनको मूर्ति कला कहते हैं, और शिल्पकला जो पत्थर पे जो नक्काशी इत्यादि की जाती है उसको शिल्प कला कहते हैं। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। आगे है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि कहलाती है अधिनियम, नियम, विनिमय और अध्यादेश। तो विधानमंडल द्वारा जब कोई कानून को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है, इसको कहते हैं अधिनियम। अंतिम प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के अर्थ में करना है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। विशेषण विशेषता बताने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो तुमने अच्छा किया, यहाँ पर विशेषण नहीं बताया जा रहा है, तुमने ठीक किया जो आ गए। अच्छा तुम घर जाओ, ठीक है अब तुम घर जाओ। अच्छा है वह भी आ जाए, यह बहुत अच्छा होगा कि वह आ जाए, यह भी नहीं होगा। यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर स्थान की विशेषता बता रहा है अच्छा, कि यह स्थान बहुत अच्छा है, इसीलिए अच्छा शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेषण के रूप में हुआ है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हमने परीक्षा में आने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार से प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।